तो दोस्तों, क्लासरूम 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं सुजीत कुमार और आज हम देखने वाले हैं झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश। अंग्रेज़ों को झारखंड पर कब्जा करने में 70 सालों का समय लगा था दोस्तों। यह 1767 से स्टार्ट किए थे और 1837 में जाके सफल हुए थे। तो झारखंड पे अंग्रेज कब्जा ही क्यों करना चाहते थे? इसका 3 सबसे प्रमुख कारण था। पहला कारण था एक सुरक्षित व्यापारिक मार्ग। आपको पता होगा कि अंग्रेज जो है 1765 में बंगाल में आके बस गए थे। प्लासी की लड़ाई होती है स्टार्ट में, उसके बाद बक्सर की लड़ाई होती है, उसके बाद जो है अंग्रेज़ों को बिहार, उड़ीसा और बंगाल का जो है दीवानी मिल जाती है और बंगाल में अपना मुख्यालय बना के उन लोग जम जाते हैं। तब वहाँ से अलग अलग जगह पर व्यापार करने के लिए जाने के लिए उन्हें झारखंड से होके ही जाना पड़ता था। अगर उन्हें पंजाब जाना होता तो भी उन्हें झारखंड से होके जाना पड़ता। अगर उन्हें महाराष्ट्र यानी मुंबई जाना होता तो भी उन्हें झारखंड से होके जाना होता। और अगर उन्हें मद्रास जाना होता तो भी उन्हें झारखंड से होके जाना होता। तो उनके लिए सही था कि वो झारखंड पर अपना नियंत्रित रखते ताकि उन्हें एक सुरक्षित मार्ग मिल सके व्यापार के लिए। तो इसलिए भी वो प्रमुख पहला कारण था जो झारखंड पे कब्जा करना चाहते थे। दूसरा कारण था दोस्तों कि विद्रोही जो जमींदार थे उन पे नकेल कसना चाहते थे। आपको पता होगा कि 1765 के बाद बिहार, उड़ीसा और बंगाल का जो है दीवानी यानी कर वसूलने की ताकत अंग्रेज़ों को दे दी गई थी। तो जब वो बिहार के जमींदारों से कर वसूलते थे तो वो भाग के झारखंड में आके जंगलों में छुप जाते थे। तो इससे उन्हें परेशानी होती थी। तो इन जमींदारों पर भी वो नकेल कसना चाहते थे, इसलिए भी उन्हें झारखंड पर अपना नियंत्रण चाहिए था। और तीसरा सबसे कारण है दोस्तों मराठों का आक्रमण। आपको पता होगा कि जब मराठा बंगाल पर आक्रमण करने आते थे तो वो झारखंड से होके ही आते थे। तो अंग्रेज़ों को ऐसा लगता था कि अगर उनका कब्जा पलामू के किला पर हो जाए तो मराठों को वहीं रोक लिया जाएगा और वह डायरेक्ट बंगाल में नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए भी झारखंड पर उनका नियंत्रण आवश्यक हो गया था। तो चलिए हम देखते हैं कि उन्होंने झारखंड में अपना नियंत्रण कैसे स्थापित किया था। तो अंग्रेज़ों का सर्वप्रथम जो प्रवेश हुआ था वह सिंहभूम वाले क्षेत्र से हुआ था। सिंहभूम में उस समय 3 जो है प्रमुख राज्य हुआ करते थे। कोल्हान क्षेत्र में हो शासक थे, पुरहाट क्षेत्र में सिंह शासक थे और ढालभूम क्षेत्र में ढाल शासक थे। तो 1767 में एक अंग्रेज अधिकारी होता है जिसका नाम होता है फर्ग्यूसन। उसे ढालभूम पर आक्रमण करने के लिए भेजा जाता है। तो फर्ग्यूसन 1767 में ढालभूम के राजा को हरा देता है। और जब ढालभूम के राजा देखता है कि अंग्रेज़ों को रोकना नामुमकिन है तो अपने राजधानी घाटशिला में अपने महल में आग लगा देता है। तो 1767 में फर्ग्यूसन जब उसके महल घाटशिला आता है तो उसके जलते हुए महल पर कब्जा करता है। पर बाद में घाटशिला के राजा को बंदी बना लिया जाता है। तब उसके पक्ष में उसका जो भतीजा होता है जगन्नाथ ढाल, वह अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह कर देता है जिसे ढाल विद्रोह के नाम से जानते हैं। तब अंग्रेज जगन्नाथ ढाल के विद्रोह से परेशान होकर जगन्नाथ ढाल को राजा स्वीकार कर लेता है और 5500 रुपया सालाना कर देना मंजूर कर देता है। यानी जगन्नाथ ढाल को 5500 रुपये अंग्रेज़ों को देने होंगे हर साल। पर 1768 में ढालभूम क्षेत्र में गड़बड़ी फैल जाती है, यानी अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है विद्रोह शुरू होने लगता है। इसके बावजूद भी जबकि वह ढालभूम का राजा जगन्नाथ को मान लेता है, तब लेफ्टिनेंट रूक के नेतृत्व में विद्रोह को दबाने के लिए और जगन्नाथ ढाल को पकड़ने के लिए एक सेना भेजा जाता है। पर जगन्नाथ ढाल भाग जाता है। तब अंग्रेज उसके भाई नीनू ढाल को बंदी बना लेते हैं। जगन्नाथ ढाल को सबक सिखाने के लिए उसके भाई नीनू ढाल को ही ढालभूम का राजा घोषित कर दिया जाता है। पर जगन्नाथ ढाल कहाँ मानने वाला था, वह अपना विद्रोह जारी रखता है और ढालभूम के जो अधिकांश क्षेत्र हैं जो नीनू ढाल के कब्जे में था वह अपने कब्जे में ले लेता है। तब 1777 में अंग्रेज हार के जगन्नाथ ढाल को ही पुनः राजा घोषित कर देते हैं और 1800 में
ढाल भूमि का वार्षिक कर 4,267 रुपये तय किया जाता है, जबकि इससे पहले कितना तय किया गया था वार्षिक कर 5,500 रुपये, यानी 5,500 रुपये। इस प्रकार ढाल भूमि पर अंग्रेजों का अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण हो जाता है दोस्तों। दूसरा जो महत्वपूर्ण स्टेट था वह पोरहाट था, जिस पर सिंह वंश का शासन था। और सिंह वंश में एक राजा हुआ था जगन्नाथ सिंह चतुर्थ। सिंह वंश जब हम पढ़ा रहे थे तो बताए थे इसके समय जो है कोल जनजातियों का विद्रोह हुआ था। इसके साथ ही उसके अपने भाई शिवनाथ सिंह के साथ भी झगड़ा चल रहा था। तो इन सब से निपटने के लिए वह अंग्रेजों के पास सहायता मांगने के लिए जाता है, पर अंग्रेज उस समय कटक में उलझे हुए थे, उनकी लड़ाई कटक में चल रही थी। इस कारण से वह जगन्नाथ सिंह चतुर्थ की किसी प्रकार की मदद नहीं करते हैं। यह 1767 की बात है। पर इसके कुछ सालों बाद 1773 में अंग्रेज अधिकारी कैप्टन फोर्बिस ने कंपनी के व्यापारिक लाभ हेतु पोरहाट के राजा के साथ समझौता किया। तो कंपनी का कौन सा व्यापारिक लाभ था? तो कंपनी का व्यापारिक लाभ यही था दोस्तों कि जो कलकत्ता में नमक बनता था, व्यापारी लोग वह नमक न खरीद के उड़ीसा से वह नमक खरीद लेते थे। और उड़ीसा उस टाइम मराठों के अधीन था, और उस नमक को झारखंड के रास्ते से ले जाके दूसरे बाज़ारों में बेचा जाता था। इससे अंग्रेज़ों को घाटा हो रही थी राजस्व की, इसीलिए वह कटक में लड़ाई भी कर रहे थे मराठों से। तो जब देखे कि जब कोई निर्णय नहीं निकल पा रहा था तो पोरहाट राजा से समझौता करते हैं कि जो पोरहाट राजा है कंपनी क्षेत्र के जो व्यापारी हैं उन्हें अपने राज्य से में शरण नहीं प्रदान करेगा और उन्हें रास्ता नहीं देगा। और ऐसा ही समझौता सरायकेला और खरसावां के राजाओं के साथ भी किया जाता है। पोरहाट राजा का भी अपना प्रॉब्लम चल रहा था वो, क्योंकि उसमें सरायकेला और खरसावां का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा था, जिसे संतुलित करने के लिए वह कंपनी को अपने राज्य को संरक्षण लेने का आग्रह करते हैं। पर कंपनी इस बात से इनकार कर देती है। और ऐसा क्यों करती है? क्योंकि वो कटक में मराठों के साथ लड़ाई में बिजी थे और ऐसा वादा करके वह और झगड़ा नहीं मोल लेना चाहते थे, इसलिए वह इस बात से इनकार कर देते हैं। पर 1818 में यह मामला बदल जाता है, क्योंकि वह तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जीत जाते हैं। भारत में उनकी ताकत है वह सर्वोपरि हो जाती है, क्योंकि उन्होंने मराठों को भी हरा दिया था। तब इसके बाद उनमें कॉन्फिडेंस आता है और वह सिंहभूम को कंपनी के नियंत्रण में लेने का निर्णय कर लेते हैं। तो 1820 ईस्वी को अंग्रेज के एजेंट कैप्टन रक्सेल से बातचीत के बाद पोरहाट के राजा, उस समय राजा बदल गए होते हैं। स्टार्ट में तो राजा जगन्नाथ सिंह चतुर्थ थे, पर अब घनश्याम सिंह हैं। तो उनसे बातचीत करते हैं कैप्टन रसेल, और वह पोरहाट को संरक्षण प्रदान करने का आश्वासन देते हैं। और इस संधि में जो है कंपनी तथा घनश्याम सिंह दोनों के अपने अपने उद्देश्य थे। कंपनी का उद्देश्य था कि संबलपुर और बंगाल के बीच सीधा संपर्क स्थापित हो जाएगा, क्योंकि 1818 में जब मराठों को हरा देते हैं तो उड़ीसा भी उनके कब्जे में आ गया था, जो कि उड़ीसा पहले मराठों के कब्जा में था। तो उड़ीसा में ही संबलपुर है और संबलपुर से बंगाल के बीच सीधा रास्ता संपर्क स्थापित हो सकता है, और वह रास्ता पोरहाट से होकर जाता है। और कटक से बनारस के बीच भी सीधा संपर्क स्थापित हो सकता है, और वह भी पोरहाट से होकर जाएगा। जो द्वारा संरक्षण हेतु शिवभूम क्षेत्र को नियंत्रित करना भी आसान हो सकता है, और जो कोल विद्रोह हुआ था उससे भी नियंत्रित किया जा सकता है इस जो है संधि से। और इधर घनश्याम सिंह का अपना उद्देश्य है, वह देख रहा है कि कंपनी के सहयोग से जो सरायकेला और खरसावां का प्रभाव बढ़ता जा रहा है उसे नियंत्रित कर सकता है, और सरायकेला के शासक से अपने कुल देवी पौरी देवी की मूर्ति वापस पा सकता है। पौरी देवी की मूर्ति जो है उसका प्राण प्रतिष्ठा करवाया था सिंह वंश का शासक दत्त नारायण सिंह, जो दूसरी शाखा का संस्थापक था दोस्तों। सिंह वंश में आपने पढ़े होंगे, पर वह बाद में चोरी हो जाता है, जिसे सरायकेला का शासक खरीद लेता है। जब यह पता चलता है पोरहाट के राजाओं को, तो वह उसे पाना चाहते हैं,
पर सरायकेला का शासक देने को तैयार नहीं होता है। तो जब यह संधि हो जाएगी तो अंग्रेजों की मदद से वह मूर्ति पाई जा सकती है। कंपनी के सहयोग से ही हो लोग और जो कोल लोग थे जो विद्रोह कर रहे थे उन पर भी सत्ता स्थापित की जा सकती है। इस संधि के पश्चात अंग्रेज जो हैं घनश्याम सिंह के जो पहला प्रस्ताव था कि सरायकेला खरसावां पर कब्जा करना, उससे तो इनकार कर देते हैं, परंतु जो अन्य दो उद्देश्य थे कि पौरी देवी की मूर्ति वापस पाना, वह उसे वापस करा देते हैं सरायकेला के राजा से। और दूसरी जो विद्रोह को दबाना था वो भी अंग्रेजों की मदद से दबा दिया जाता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण राज्य था वह कोल्हान था, जिसपे हो जनजातियों का राज्य स्थापित था। ये बहुत लड़ाकू स्वभाव के होते थे। इनके राज्य में जो है कोई भी जाने से पहले डरता था। इसी प्रकार जब एक अंग्रेज को हो जनजातियों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए भेजा गया जिसका नाम रडेल था, तो डर के मारे गया ही नहीं। पर 1820 ईस्वी में हो जनजातियों का सामना अंग्रेज के अधिकारी मेजर लफरेज से हो जाती है और दोनों की सेनाओं के बीच जब लड़ाई शुरू होती है तो हो जनजाति यह युद्ध हार जाते हैं और यह युद्ध अंग्रेज विजयी हो जाते हैं। तो इसके बाद 1821 में भी कर्नल रिचर्ड ने बड़ी सेना लेके होर क्षेत्र पर आक्रमण करता है। इसे मजबूर होके हो लोग अंग्रेजों का अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, पर यह अधीनता ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाया क्योंकि अंग्रेज कोल्हान के एक ही क्षेत्र पर कब्जा किए थे, जबकि दक्षिण क्षेत्र के लोग अभी भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे और हो जनजातियों ने कोल विद्रोह को भी अपना समर्थन दिया था। तब 1836 ईस्वी में टी.एस. विल्किंस के सलाह पर कंपनी ने अंग्रेज सेना को फिर से कोल्हान भेजा, जहां हो जनजाति से इनका संघर्ष होता है और यह लड़ाई बहुत लंबी चलती है और 1837 में हो जनजातियों ने आत्मसमर्पण करने का न्योता स्वीकार करते हैं। तो 1837 में कोल्हान क्षेत्र को एक प्रशासनिक इकाई बनाकर उसे एक अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया जाता है। बाद में क्लीवलैंड नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने यहाँ हो क्षेत्र में पहाड़ी असेंबली की स्थापना करता है। इस प्रकार से सिर्फ 3 स्टेट कोल्हान, पुरहाट और ढालभूम, इस 3 स्टेट में कब्जा करने में अंग्रेजों को 70 साल लग गए। 1770 से शुरू किए थे जब वह घाटशिला पर कब्जा करते हैं और जब हो जनजातियों पर कब्जा करते हैं 1837 आ जाता है, यानी कुल 70 साल लग गए थे। बाकी झारखंड पे कब्जा करने में 45 साल ही लगा था, तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। आज के वीडियो के लिए इतना ही, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।